रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो टैक्स डिटरमाइन किया जाता है वो हमारे स्टेटस के बिहाफ पर किया जाता है। चेक करना होता है हमें कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक या तो वह पर्सन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 वह रेजिडेंट है या वह नॉन रेजिडेंट है, हमें यह चेक करना होता है। अगर वह नॉन रेजिडेंट है तो फिर तो कोई बात होगी नहीं, लेकिन अगर वह रेजिडेंट है तो उसमें हमें ये चेक करना होता है कि वह ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और वह कंडीशंस आपको समझनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन is very important for the purpose of levy of income tax। थोड़ा साइलेंस। अगेन एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सही तरीके से कैलकुलेट करने के लिए हमें उस पर्सन का जिसने इंडिया में या इंडिया से बाहर रह के इनकम अराइज की है, इनकम अर्न करी है, उसका ज़रूरी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस पता किया जाए। एज इनकम टैक्स इज levied based on the residential status of a taxpayer। Residential status of an individual decide whether the person is taxable or not in our country। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा गाइस, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल डिसाइड वेदर द पर्सन इज टैक्सेबल और नॉट इन अवर कंट्री। The residential status of a taxpayer can be divided into the following categories। अगर यहाँ पे बात करें तो सेम इसी तरह से फिगर आप यहाँ पे बनाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस में इसको दो पार्ट में आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। एक को आप रेजिडेंट रखिए और दूसरे को आप क्या रखेंगे, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट रखेंगे ना। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपने पॉइंट लिख लिया पहले वाला, यहाँ पे बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर वो रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट है तो हम बात ही नहीं करेंगे, रेजिडेंट है तो उसमें हम चेक करेंगे कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए जरा ध्यान से समझते हैं। ये कंडीशंस है हमारे, इनको देखते हैं ध्यान से। देखिए क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल्स। किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या है हमारा, देखिए पहला क्या रहा है ये, ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर इन दैट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल पिछले साल 182 दिन रहा है इंडिया में तो वह इंडिविजुअल को क्लियर कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वह 182 दिन नहीं रहा इंडिया में, वही पिछले साल अगर वो 80 दिन रहा, पिछले साल वो 70 दिन रहा, 90 दिन रहा, तो एक और इसके लिए क्या बनाया है, पॉइंट है वो क्या है, देखिए, ही इज इन इंडिया फॉर 60 days और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड मतलब प्लस, हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 previous year immediately preceding the relevant financial year। भाई पिछले साल 2021 में वह
61 दिन रहा, मान लीजिए 61 डेज रहा, और उससे पिछले 4 सालों की अगर हम बात करें तो वह 4 साल मिला के 365 दिन 366 दिन रहा, मान लो 400 दिन रहा, तो वो हो रेजिडेंट मान लिया जाएगा और उसकी टैक्स कैलकुलेशन जो है वो रेजिडेंट के अकॉर्डिंग की जाएगी। यहाँ पे हम समझते हैं द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ स्टे ऑफ द टैक्स पेयर इन इंडिया एंड इज कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर ईच ईयर। If an individual satisfies any one of the following condition, he is said to be resident in India for that financial year. The conditions are, और वो conditions मैं आपको दोनों बता चुका हूँ। पिछले साल 182 days stay in India, at least 182 days in a previous year, ओके। और उसकी दूसरी कंडीशन है अगर वह नहीं रहा 182 दिन तो पिछले साल वह एटलीस्ट कम से कम 60 डेज तो रहा हो, कम से कम 60 डेज तो रहा हो और 365 डेज रहा हो वो पिछले से 4 सालों में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाई द इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। However, if none of the condition is satisfied, he is said to be non-resident NRI। भाई दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी ना, तो वो 60 दिन रहा पिछले साल, 182 दिन भी नहीं रहा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, NRI हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इतने टाइम की फर्स्ट कंडीशन थी रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने की। अब बात जो है वो स्टेटस तो हमने चेक कर लिया कि भाई ये रेजिडेंट है, लेकिन रेजिडेंट में भी अब ये क्या है, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि भाई रेजिडेंट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब रेजिडेंट तो हो गया, ठीक है। तो इसके लिए और भी कंडीशंस हैं जो हमें देखनी पड़ेगी और ये मस्ट बी सेटिस्फाई इनको करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 अ पर्सन शैल बी ordinary resident of India ROR if he satisfy given both condition। देखिए अगर आपको ROR मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर आपको बनना है तो आपको बनाई गई ये इनकम टैक्स एक्ट की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। अब ये दोनों कंडीशन क्या है आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट से, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी से ही आप एनालाइज कर पाएंगे कि इस पर्सन का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वह ROR है या NOR है। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन 2 out of 10 years immediately preceding relevant year। मतलब भाई पिछले 10 साल का स्टेटस अब हमें चेक करना पड़ेगा और पिछले 10 साल में वो 2 साल क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। चलिए ये कंडीशन प्लस मैं एंड की बात करता हूँ, मतलब प्लस मस्ट भी सेटिस्फाई करनी है भाई, तभी जाके ये ROR हो पाएगा। He has been in India at least 730 days or more in 7 years immediately preceding relevant years। मतलब एक पिछले साल से लगा के 7 साल अगर हम लगाते हैं तो उनमें इनका जो टोटल नंबर ऑफ डेज का जो रहा हो वो 730 दिन रहा हो, तो उसको मान लेंगे हम कि भाई इसने पहली कंडीशन जो है वो हमारी 182 डेज वाली कंप्लीट करी तो रेजिडेंट हो गया। अगर 182 डेज नहीं रहा तो 60 डेज रहा प्लस 365 डेज रहा, तो उसके स्टेटस को हम रेजिडेंट मान लेंगे। इसके बाद रेजिडेंट के बाद बात चलती है कि भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें 10 में से
इसमें 10 में से हम बात करेंगे कि भाई पिछले 2 साल क्या रहा हो, ये रेजिडेंट रहा हो, और उसके बाद कम से कम पिछले 7 सालों में देखें तो 730 दिन ये रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये क्या हो जाएगा, ROR, यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो ये हो जाएगा NOR, राइट। अब इसमें थोड़ी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको समझते हैं ध्यान से, देखिए क्या है, क्योंकि इसका भी बिल्कुल अगर हम बात करें ना तो HUF की, तो HUF का भी बिल्कुल सेम ही है। बस यहाँ पे आपको वो सारी कंडीशन के बाद ना एक पॉइंट लगा देना है, इफ द कर्ता ऑफ HUF डज नॉट सेटिस्फाई, इफ द कर्ता of HUF does not satisfy any or both of the above condition, then HUF shall be resident but not ordinary resident India। की सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं गाइस, देखिए हम ये 2 पॉइंट्स हैं आपको जो कि आपको रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें अगर हम किसकी, फर्म की या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और इसकी बात करेंगे हम सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में और सेक्शन 6 के सब सेक्शन 4 में। अ फर्म, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक्सेट्रा, is said to be resident in India when during that year control and management is situated wholly or partially in India। अगर दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें, it will be non-resident in India if no part of the control and management of affairs are situated in India। सीधा सा रूल समझ लीजिए इसका, ठीक है। मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लाइज एट द प्लेस वेयर डिसीजन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म ETC आर टेकन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वाला वर्ड, इट विल बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ नो पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। और देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज सेक्शन 3 सब सेक्शन 6 की बात करें तो देखिए 2 ही कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। अभी जब कंपनी की बात आएगी तो कीबोर्ड धीरे यूज़ करो भाई। 2 कंपनीज की बात आएगी, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, ठीक है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, ये बात आप समझ लीजिए, राइट। कंपनी रजिस्टर्ड, कंपनी एक्ट 2013। फॉरेन कंपनी की बात करें तो देखिए इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन इंडिया ड्यूरिंग रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज इफ ऑल द बोर्ड मीटिंग ऑफ द फॉरेन कंपनी इज हेल्ड इन इंडिया। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है वो सारी की सारी हेल्ड की जाती हैं इंडिया में, देन इट शैल बी रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो कंपनी का तो एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है भाई, अगर आपकी इंडियन कंपनी है तो ऑलरेडी वो क्या हो गई है, रेजिडेंट हो गई है। लेकिन अगर वह इंडियन कंपनी नहीं है, वह फॉरेन कंपनी है, तो उसकी भी कंडीशंस हैं, आपको थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा। मैं बाकी और नोट्स आपको दे दूंगा PDF में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर जितना भी कंट्रोल हो रखा है, जितनी भी बोर्ड मीटिंग हो रही हैं सारी की सारी वो इंडिया से ही हो रही हैं, इंडिया में ही हो रही हैं, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज़ वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, बाकी इसका प्रैक्टिकल सेशन है, मैं आपको ईयर वाइज इसमें समझा रहा हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस में यही चीज़ें आती हैं कि कौन कितने दिन रहा है, कौन कितने दिन नहीं रहा है, किसका बिजनेस इंडिया से हैंडल हो रहा है, किसका आउटसाइड इंडिया से हैंडल हो रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही देखने को मिलता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से हमें डिफ़ाइन करना होता है, इसकी टैक्सेबिलिटी उसी के बिहाफ पर क्या है निकालते हैं। तो ITR के हमारे फॉर्म भी उसी बिहाफ पर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, राइट। तो आज की जो क्लास का सेशन था हमारा ये रेजिडेंशियल स्टेटस का, ये सिर्फ इतना ही है। ये इसके प्रैक्टिकल पार्ट को थोड़ा सा समझते हैं।